दोस्तों, ये कहानी है अक्षय की। अक्षय की उम्र 21 से 22 साल के करीब थी। अक्षय एक बिगड़ा हुआ लड़का था और वो बेंगलोर के कारखाने में काम करता था। वो उस समय अकेला ही रहता था, जिस वजह से उसके पास पूरी तरह से आज़ादी थी। रात रात पर वो घर से बाहर भटकता रहता, दोस्तों के साथ मस्तियां करता रहता। पर दोस्तों, एक रात उसका सामना एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान के साथ हुआ। उसके बाद उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी अकेले सुनसान सड़कों पर रात बिताने की। आखिर ऐसा क्या कुछ घटा था अक्षय के साथ? जानते हैं अक्षय की कहानी, खुद अक्षय की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। ये किस्सा मेरे साथ 4 साल पहले घटा था। सच बताऊं तो उस समय मैं पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रात रात भर मैं घर से बाहर घूमता और पूरी मस्तियां करता रहता। शराब और स्मोक करना मेरी आदत सी बन गई थी। ठीक इसी तरह एक बार की बात है, मुझे अच्छे से याद है। वो सर्दियों का समय था और मेरे दोस्तों ने मुझे होटल माउंटेन में बुलाया था। यह होटल उस पहाड़ी के पास से गुजरते हुए उस हाईवे के किनारे पर थी और शायद यही वजह था कि उसका नाम होटल माउंटेन था। यह होटल मेरे घर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर था, पर मैं समय पर वहां पे पहुंच गया था। उस रात हमने देर रात तक पार्टी की और करीबन रात के 12:30 या 1 बजे तक हम सारे दोस्त होटल से निकल पड़े थे। बाहर बहुत तेज ठंड थी। मैं ठीक होटल से निकलकर अपने दोस्तों के साथ कार से घर के लिए निकल पड़ा था। करीबन आधे घंटे बाद मेरे दोस्तों ने मुझे एक चौक पर उतारा। उस चौक पर से मेरा घर लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर था। मैंने एक शॉल लपेटी हुई थी, बड़े आराम से टहलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान सा था और मैं हल्का नशे में भी था। हालांकि मैं इतने भी नशे में नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी होश ना हो। मुझे बिल्कुल सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चलते चलते मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने की ओर से एक लंबा चौड़ा आदमी शॉल लपेटे हुए गुजर रहा है। उसका पूरा शरीर शॉल से लिपटा हुआ था। दूसरी तरफ मैं भी आराम से आगे बढ़ता हुआ उस ठंड में किसी तरह घर के लिए निकल रहा था। दोस्तों, पता नहीं कैसे, पर मैं अचानक से उसी शख्स से टकरा गया था। मेरे टकराते ही उसकी शॉल उसके शरीर से हट गया था। उसके बाद मैंने जो देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल परे था। मैंने देखा कि उसका शरीर नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा था। उसके बाद जब वो मेरी तरफ पलटा तब तो मानो मेरी जान ही निकल गई थी। मैंने देखा उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी एक आंख भी नहीं थी। सच कहूं तो मेरी रूह ही कांप गई थी। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं थोड़े समय के लिए भी वहां पे रुकूं। मैं वहां से तुरंत भागने लगा, पर वो शैतान अपनी जगह से नहीं हिला। बस वो मुझे घूरता ही रहा। मुझे समझ में उस समय कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था या झूठ। मैं फटाफट अपना रास्ता पकड़कर एक खेत में कूद गया और वहां से मैं भागने लगा। मैं भागते भागते बार बार पीछे देख रहा था, पर वो शख्स मेरे पीछे नहीं था। इसी बीच जब मैं सामने की तरफ भाग रहा था तभी मैंने देखा कि वो शैतान अब ठीक मुझे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था। मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि अब उसका रूप रंग दोनों ही बदल चुके थे। अब वो बिल्कुल किसी भूखे कुत्ते की तरह मुझे लगातार देख रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून थे और उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। सच कहूं तो उसे देखते ही मेरे पसीने छूटने लगे थे और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बगल वाले खेत में कूद पड़ा और फिर से भागने लगा। दोस्तों, सच कहूं तो इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे पलट कर देख सकूं। मैं भागता हुआ खेतों की तरफ गया और वहीं एक लोहे की पाइप के पीछे छिप गया। मैं चुपचाप वहीं पे छिपा रहा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और मैंने अपना दोस्त
रोहित को फ़ोन किया। रोहित के साथ ही मैं पार्टी से लौटा था। मुझे लगा कि अगर वो घर नहीं पहुंचा होगा तो वो मेरे पास आ जाए और मुझे बचा ले। रोहित को मैंने डरते कांपते शब्दों में सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर उसने जो कहा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। उसने कहा कि जिस रास्ते पर तू शैतान से टकराया है, दरअसल वो रास्ता खुद उसी शैतान का है, जिस वजह से कोई भी शख्स इस तरह अंधेरी रातों में वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई शख्स चलता हुआ उससे टकरा जाए तब तो वो शैतान दूसरे शख्स को जिंदा नहीं छोड़ता और ठीक उसे अपने अड्डे पर ले जाकर उसे मार देता है। पर तू चिंता मत कर, तू वहीं रुक, मैं कुछ समय बाद वहां पर पहुंच जाऊंगा। तब तक तू किसी खुफिया जगह पर छिपा रहे। दोस्तों, मेरे दोस्त की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, पर इस वक्त मैं उस शैतान को कहीं भी देख नहीं पा रहा था। मैं हल्के नशे में जरूर था, इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मुझे कोई गलती ना हो जाए। उस वक्त मैं छुप नहीं रहा था क्योंकि मुझे कहीं भी वो शैतान दिख नहीं रहा था। मैं बड़े आराम से जंगल के दूसरे छोर पर आ गया। मुझे ठीक मेरा दोस्त वहीं खड़ा मिला। उसे देखकर मुझ में बहुत हिम्मत आ गई, पर वो शैतान मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। उसके बाद मैं उसके साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। हम दोनों मेरे घर पहुंच गए और घर पहुंचने के साथ ही मैंने दरवाजे को कस के बंद कर लिया और चुपचाप बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गया। मैंने रोहित का भी लाख बार शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी कहे गई बातों के वजह से ही आज मैं कहीं ना कहीं जिंदा बच पाया। पर दोस्तों, ये क्या, अचानक मेरा फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन को देखा, ये फ़ोन रोहित का था। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सोचने वाली बात थी कि जब रोहित मेरे घर पर है तो वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। बस यही सोचकर मैंने फ़ोन उठाया। मैं रोहित को कहा, रोहित तू मजाक क्यों कर रहा है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं मजाक कर रहा हूँ या तू कर रहा है। खुद तो घर पहुँच गया और मुझे यहाँ फंसा गया। अरे तुम्हें मजाक ही करना था तो दिन में कर लेता। मैंने उससे कहा, तू इस वक्त कहाँ है। उसने कहा, वही जंगल के उस मोड़ पे। दोस्तों, मेरे तो होश उड़ गए जब उसने बताया कि वो जंगल के उस मोड़ पर है। मैं तुरंत बेड से उठकर लिविंग रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे रोहित एक शीशे में देख रहा था। पर यह क्या, शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने ठीक से आईने में देखने की कोशिश की, पर दोस्तों, आईने में जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा ये कोई और नहीं बल्कि ये वही दानव है, ये वही शैतान है जिससे मैं पहले टकराया था। मैंने हिम्मत बांधी और मैं पीछे मुड़ने लगा। मैं चुपचाप एक खिड़की से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत बिस्तर के ऊपर तकिए को सजा दिया था और ठीक उसके ऊपर एक कंबल ढक दिया था, जिससे उस शैतान को ये लगे कि मैं भागा नहीं बल्कि मैं सो रहा हूँ। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और साथ में भागता ही रहा। मैं एक जगह पेड़ों के बीच बैठ गया, तब जाकर मैंने कहीं उसे सब कुछ बताया। मेरा दोस्त उसी झाड़ी के पास आ पहुंचा। मैंने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो 3:30 के करीब हो रहा था। मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से सीधा चला गया। दोस्तों, मेरा दोस्त भी मेरी तरह डर चुका था। हम दोनों ठीक घर पर आ गए, लेकिन इस बार भी मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये मेरे दोस्त की शक्ल में फिर से कोई शैतान तो नहीं। मैं तुरंत उसे कांच के शीशे के सामने ले गया। तब जाकर मुझे यकीन हुआ ये मेरा ही दोस्त है। अब हम दोनों किसी तरह सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन फिर से बज उठा, पर इस बार फ़ोन बंटी का था। बंटी का फ़ोन जैसे ही मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो कह रहा था, तू कहाँ है, हम लोग तुम्हारे घर पर आए हैं। दरअसल हम सब के रूम की चाबी तेरे पास है। जब हम लोग निकले थे तभी तेरे वॉलेट में तूने सबके रूम की चाबी रखी थी, पर अफसोस हम रूम की चाबी लेना ही भूल गए। चल जल्दी बता, अब तू कहाँ पर है। दोस्तों, मैंने डरते हुए और बहुत ही धीमी आवाज़ में उसे कहा कि तू भाग जा वहाँ से, वरना तू मरेगा। मैं उससे बात कर ही रहा था
कि उसके मुंह से मैंने एक जोरदार की चीख सुनाई थी। दूसरी तरफ हम दोनों को यकीन हो गया था कि शायद बंटी ने वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर देखा है। साथ ही मेरे दोस्त ने कहा कि भाई देख, कहानी कुछ इस तरह का है। लोगों का मानना है कि उसी रास्ते पर एक आदमी का कत्ल हुआ था। बड़ी बेरहमी से उसे कुछ गुंडों ने उसे लूटा और उसके बाद उसे मार डाला। बस उसके बाद से ही उस रास्ते पर जो भी जाता है, खास कर रात के समय, तो वह किसी के भी पीछे पड़ जाता है। बस जो खुशकिस्मत रहते हैं वही लोग बचते हैं। इसीलिए कई लोग उस रास्ते से जाने से बचते हैं। उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह समय बीतता गया और सुबह के 7 बज गए। मैं और मेरा दोस्त रोहित, हम दोनों को थोड़ी हिम्मत मिली और हम दोनों फौरन निकल पड़े अपने घर। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे एक तकिए को किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और मेरा दोस्त ठीक मेरे गेट के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। हमने जल्दी से उसे उठाया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि डॉक्टर का कहना था ये बहुत ज़्यादा घबरा गया था, जिस वजह से ये बेहोश हो गया। बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। कहीं तुम लोगों ने इसके साथ कोई गंदा मजाक तो नहीं किया, प्रैंक वगैरह? दोस्तों, मैं उनसे क्या कहता। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मैं उस समय उस शैतान के हाथों लग जाता तो शायद मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होता। मैं तो उस घर के बिल्डिंग से भी डरने लगा था। इसीलिए मैं उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया। पर दोस्तों, मेरा दोस्त रोहित बताता है कि लोगों के मुताबिक हर रात वही शैतान उसी घर में दाखिल होता है और मेरी तलाश करता रहता है, जिस वजह से उस घर को अब कोई भी किराएदार नहीं मिल रहा है। खैर दोस्तों, मेरी तो भगवान से यही गुजारिश है कि फिर कभी भी ऐसी अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों के बीचों बीच ऐसे अजनबी से सामना ना करना पड़े। हालांकि इस बार तो मैं बच गया, पर हर बार तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ मेरी भी है। मैं गलती से उल्टे सीधे नशों के चक्कर में पड़ गया था। मैं इस कहानी के माध्यम से आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी नशा हो, वो होता तो गलत ही है। खैर, यह घटना के बारे में मुझे और मेरे दोस्त रोहित को ही पता है, और अगर मैं यह घटना किसी को बताता भी हूँ तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। पर एक सबूत अभी भी है, वो घर, वो मेरा घर जिसमें मैं रह रहा था। कहते हैं कि वहाँ पे वो शैतान अभी भी आता है मेरी तलाश में, और जिसके कारण अब तक उस घर को कोई किराएदार नहीं मिला है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इस दुनिया में ऐसी भी घटनाएं होती है? क्या आप मेरी बातों पर यकीन करते हैं? अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जाना चाहोगे उस पहाड़ी के पास सटे उस मेरे घर के अंदर और बिताना चाहोगे वहाँ पे कुछ समय आप अपने जिंदगी का?